हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मौजूद हूँ। मुझे उम्मीद है खुदा से कि आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी होंगे, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी परफेक्ट गुजर रही होगी। और यही आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आप हमेशा सपोर्ट करते हैं, जो मेरे डाई हार्ट सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ और मैं स्ट्रगलिंग फेस के अंदर हूँ, लेकिन रेगुलर कमेंट करना, रेगुलर सपोर्ट करना, ये किसी भी तरह एक एहसान से कम नहीं है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं और इसके अलावा 1 मिनट आपका एक्स्ट्रा लूँगा। बहुत सारे सवालात हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे, ईमेल के ज़रिए पूछे जाते हैं। जो पर्सनल सवालात हैं वो तो मैं बिल्कुल आंसर नहीं कर सकता। इसके अलावा जैसे क्वेश्चन है कि जो एपिसोड है ये सीक्वेंशियल क्यों नहीं होती, तो एपिसोड को सीक्वेंस में इसलिए नहीं कर पाता कि मैं जब रेगुलर एपिसोड को अपलोड कर रहा होता हूँ तो इसके बीच बीच में जब आपकी स्टोरीज मेरे पास पहुँचती हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको पहले अपलोड कर दूँ। और दूसरा क्वेश्चन जो मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे सब्सक्राइबर्स पूछा करते हैं कि अली भाई आप इतनी मेहनत करते हैं, आपका जो काम है वो भी बेहतरीन है, तो आपका जो ग्रोथ है यानी जो आपके व्यूज़ हैं या सब्सक्राइबर्स हैं वो इतनी जल्दी क्यों नहीं बढ़ रहे। तो जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने अंदाज़ा लगाया है कि जो भी नए यूट्यूबर्स हैं जिनको काम करते हुए अभी 6 महीने, साल या 1.5 साल हुआ है, तो अब यूट्यूब उनको इतनी आसानी से ना रिकमेंड करता है, ना ही उनके ऊपर कोई हाथ रखता है। पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो नए नए आए थे और आते के साथ ही उन लोगों ने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ हासिल कर लिए थे। खैर, मेरा ये मानना है कि अगर आप काम परफेक्शन के साथ करें और जितना बेहतर आप कर सकते हैं उतना बेहतर करें, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई दिन तो आपका दिन होता है। तो ऐसे ही कोई ना कोई दिन आएगा कि इंशाल्लाह कोई भी वीडियो उठेगी और वो वायरल हो जाएगी। बस आप लोग दुआ करते रहें, सपोर्ट करते रहें। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि आप लाइव कब से करेंगे, या क्या आपका प्लान है कि आप पॉडकास्ट करें। तो मैं आप लोगों से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अभी वो स्टेज नहीं आई, क्योंकि आपको पता है कि ना मेरी कोई पर्ची है, ना मेरा कोई मीडिया हाउस में है, ना मैं मार्केटिंग के ऊपर या प्रमोशन के ऊपर खर्चा किया करता हूँ। इंशाल्लाह जैसे जैसे ग्रो हो जाएंगे, कम से कम 5 से 10 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो फिर लाइव करने के बारे में इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे। और जो भी लोग सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं, मैं दोबारा से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा गाइस, इतना टाइम ले लिया, अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये स्टोरी जब मैंने सुनी थी तो मुझे भी एक अजीब सा अफसोस महसूस हुआ था। और मुझे अंदाज़ा है कि ये जिन साहिबा ने अपनी पर्सनल स्टोरी मुझे शेयर की है, उनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, मुश्किल है, और आखिर में बस हम दुआ कर सकते हैं कि आगे की जो उनकी ज़िंदगी है वो उनके लिए आसान हो सके। ये स्टोरी हमें मिस बुशरा ने शेयर की है और ये बताती है कि 1994-95 में इनकी पैदाइश हुई थी। जब ये महज 2 साल की थी तो इनके पेरेंट्स के दरमियान कोई मसला हुआ और इनको ये बताया गया कि इनके जो पेरेंट्स हैं उन दोनों की डेथ हो चुकी थी। ये जो हकीकत थी ये इनको काफ़ी अरसे के बाद, बड़े होने के बाद पता चली थी। लेकिन जब ये 2 साल की थी और इनके मदर फादर दोनों इस दुनिया में नहीं रहे थे, तो उसके बाद जो इनके चाचू थे, जो इनसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, वो इनको अपने साथ अपने घर में
लेके चले गए थे। हालांकि जो इनकी चच्ची थी वो किसी भी तरह इनको अपने घर में नहीं रखना चाहती थी, लेकिन क्योंकि चाचू इनके अपने खून थे, इनके बाप के भाई थे, तो उनकी गैरत ने किसी भी तरह ये गवारा नहीं करना था कि इस महज 2 या 3 साल की बच्ची को किसी और के आसरे पे या किसी और के सहारे पे छोड़ दिया जाए। अब ये जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे इनको अंदाज़ा हो रहा था कि इनकी जो चच्ची हैं उनका इनके साथ जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा रूड है और वो किसी भी तरह मिस बुशरा को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। जाहिर सी बात है, इनके पेरेंट्स तो मौजूद नहीं थे और इनको इस मुश्किल हालात में ही इन्हीं लोगों के साथ ही एडजस्ट करना था। इनके जो चाचू का घर था वो गुलबर्ग ब्लॉक 17 में एक पार्क के सामने मौजूद था। अब ये जो घर था वो ग्राउंड +1 था। ग्राउंड फ्लोर पे इनकी चच्ची, चाचू और बच्चों के हमरा रहा करती थी, जबकि जो फर्स्ट फ्लोर था उसके ऊपर महज 2 कमरे मौजूद थे। एक कमरे को स्टोर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, जबकि जो दूसरा कमरा था उस कमरे में मिस बुशरा रहा करती थी। ये बताती हैं कि शुरू से ही मुझे अकेले रहने की या सेपरेट रहने की आदत हो चुकी थी, क्योंकि मुझे हर तरह से नज़रअंदाज किया जाता था। कभी किसी प्रोग्राम में जाना हो तो ना मुझसे पूछा जाता था, ना मेरे कपड़ों की फिक्र की जाती थी और ना ही कभी मेरे बारे में कुछ ख्याल रखा जाता था। अब अगर किस्मत में ये सब चीज़ें लिखी हुई थी तो इसका कोई हल नहीं था। उसके साथ साथ हर बात के अंदर जो मेरी चच्ची थी मेरी बुराई निकालती। कभी वो मुझ पे तंज करती, कभी वो बार बार मेरे मोबाइल को चेक करती। गर्ज के वो मौके की तलाश में रहती थी कि मुझसे कोई गलती हो और वो मेरे पीछे लग जाएं। उन्हीं दिनों जब मैं मैट्रिक की स्टूडेंट थी तो करीबी एक स्कूल मौजूद था जो कि को एजुकेशन स्कूल था। मैं वहाँ पे तालीम हासिल कर रही थी। अब मेरी पूरी कोशिश होती थी कि वहाँ पे जो लड़के वगैरह मौजूद हैं या जो भी मेल्स मौजूद हैं, मैं हत्तुल इम्कान उनसे बच सकूं। लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत ही बदतमीज़ लड़का था जो मुसलसल न सिर्फ मुझे परेशान करता बल्कि अक्सर मेरा रास्ता रोकता। और अब तो उसने किसी भी तरीके से मेरा मोबाइल नंबर हासिल कर लिया था। जैसे ही उसको मेरा मोबाइल नंबर मिला था वो मुझे कॉल करने की या मुझसे राब्ता करने की कोशिश करने लगा था। मैं इसीलिए अपने मोबाइल को अक्सर छुपा के रखा करती थी कि अल्लाह ना करे मेरी चच्ची ने किसी भी वक्त उस लड़के की कॉल को या उसके मैसेज को देख लिया तो वो यकीनन किसी की बात सुनने के बजाय अपने तौर पे एक बुरी राय कायम कर लेंगी। मैं उस लड़के को मुसलसल नज़रअंदाज कर रही थी और उसकी किसी भी बात का, किसी भी मैसेज का जवाब देना पसंद नहीं किया करती थी। अब उस लड़के ने क्या किया कि किसी भी तरह पीटीसीएल का नंबर निकाल लिया और पीटीसीएल के ज़रिए वो मेरे घर पे या हमारे घर पे फ़ोन करने लगा। अब जैसे ही वो कॉल करता और मेरे अलावा कोई भी उठाता तो वो कुछ नहीं बोलता, और जब मैं उठाती तो मुझे बात करने की या मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करने लगता। ये सब कुछ जो हो रहा था मेरे चाचा, मेरी चाची, जितने भी मेरे कज़न्स थे सब देख रहे थे और सबका यही ख्याल था कि मैं भी बराबर की गुनहगार हूँ। अब उसके बाद इन लोगों ने मेरे ऊपर ताने कसना शुरू कर दिए। एक दिन तो मेरी चची ने मुझे यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारा कैरेक्टर ठीक नहीं लगता।
मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरी चच्ची ने मुझे इस तरह के अल्फाज से या इस तरह के अलकाब से नवाजा था, तो मैं अपने रूम में जाके पूरी रात बहुत बुरी तरह रोती रही थी। मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, ख़ास तौर पे जो मेरे अपने चचा थे, जो मुझसे बेहद मोहब्बत किया करते थे, वो भी मुझसे खफा खफा से रहने लगे थे। अब मेरा रोज़ का मामूल था, मैं रात में छत के ऊपर बैठी रहती, पार्क की तरफ देखती रहती और मुसलसल मेरी आंखों से आंसू बहते रहते। इसी तरह एक सर्दियों की रात थी और रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। मैं अपनी किताबों में मसरूफ़ थी और अपने पेपर्स की तैयारी कर रही थी। तो एकदम से मुझे महसूस होने लगा कि जो मेरा कमरा है, इस कमरे के अंदर मेरे अलावा कोई मौजूद है। अब जैसे ही मुझे किसी की मूवमेंट का या थोड़े से शोर का एहसास होना शुरू हुआ, तो मैंने फ़ौरन से आगे पीछे का जायज़ा लिया और जब मैंने आगे पीछे देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे किसी के होने या ना होने का डर नहीं था। डर सिर्फ इतना था कि वो जो लड़का था, जो कि बहुत ही बदतमीज़ लड़का था, उससे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे कमरे तक भी पहुंच जाए। खैर, मैंने अपने आप को समझाया कि शायद मेरा वहम होगा, यह हो सकता है कोई चूहा वगैरह हो जिसकी आवाज़ हो, जिसकी वजह से मुझे महसूस हो रहा हो कि जैसे कमरे के अंदर कोई मौजूद है। खैर, इसी तरह एक रात गुजर गई और जब अगली रात सेम टाइम में सेम कमरे में मैं उसी जगह पे बैठ के अपनी किताबें पढ़ रही थी, तो आज मुझे बाकायदा महसूस हो रहा था कि जैसे कॉर्नर ऑफ द आई से कोई ना कोई है जो मेरी लेफ़्ट साइड पे, जहाँ पे एक मेज़ रखी हुई है, उस मेज़ के बराबर में मौजूद है। अब जैसे ही मैं उस तरफ देखूं तो वहाँ पे कोई मौजूद ना हो और जब मैं किताबों के ऊपर गौर करने लगूं या पढ़ने लगूं तो मुझे कॉर्नर ऑफ द आई से बाकायदा लगे कि कोई है और जो भी है वो एक औरत है जो टेबल के बिल्कुल बराबर में बैठी हुई है और उसके बाकायदा बाल हिलने का भी मुझे एहसास हुआ करता था। अब जब ये दूसरे दिन हुआ या दूसरी रात हुआ तो मैं सोचने लगी कि मैं ये बात अपने चाचू से ज़रूर डिस्कस करूंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही मैं अपने चाचू की तरफ जाती या उनसे कोई बात करना चाहती तो चाची एकदम से सामने आ जाती और वह कहती कि मुझे बताओ इनसे क्या काम है। जैसे मैं कहीं उनसे कुछ लाने की, कुछ खाने की या बाहर जाने की फरमाइश न कर दूं। मुझे तो पता था कि मैं एक कर्ज गर्ल हूं और मेरा जो नसीब है शायद दुनिया में सबसे बुरा नसीब है। लिहाजा जैसे ही मैं उनके करीब जाती वो मुझे चाचू से दूर कर देती और मैं देख रही थी कि जो मेरे चाचू हैं वो भी मुझसे खींचे खींचे से नज़र आ रहे हैं। खैर, इसी तरह 3 या 4 दिन मज़ीद गुजरे और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी सालगिरह का दिन था। मैं बहुत शिद्दत से, बहुत ज़्यादा बेताबी से अपने माँ बाप को याद कर रही थी, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला था या मुझे पता चला था कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, तो काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी मेरे जो चाचा और चाची थे उन लोगों ने कभी भी ना मेरे फादर की ना मेरी मदर की तस्वीर मुझे दिखाई और ना ही कभी मुझे बताया कि मेरे मदर फादर कैसे थे। मैं जब भी उनसे अपने पेरेंट्स के बारे में बात करना चाहती थी तो वो बात को किसी और तरफ मोड़ दिया करते थे। मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों किया करते थे। वो चाहते थे कि मैं कभी भी अपने पेरेंट्स के बारे में या उनकी तस्वीर के बारे में इन लोगों से बात नहीं करूं।
और सीधी सी बात है कि मैंने भी अपने आप को समझा दिया था कि जो पेरेंट्स अब इस दुनिया में ही मौजूद नहीं हैं, उनकी तस्वीर देख के अब मुझे क्या हासिल होगा। खैर, मेरी बर्थडे की रात थी और मेरे अलावा सब भूले हुए थे कि आज मेरी बर्थडे है। रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था और मैं अपने आप को दुनिया की बदनसीब तरीन लड़की तस्वुर कर रही थी। ना मेरे पेरेंट्स मौजूद थे, ना ही कोई इस दुनिया में ऐसा शख्स मौजूद था जो मुझे मेरी बर्थडे की विश दे सके या एटलीस्ट मेरे लिए कोई केक काट सके या कोई छोटी सी सेलिब्रेशंस कर सके। खैर, इसी तरह मेरे आंसू निकलते रहे और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। खैर, जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे सरहाने कोई बैठा हुआ है और मुसलसल मेरे बालों में अपनी उंगलियां फेर रहा है। मैं नींद में थी, मुझे नहीं पता कि कौन था जो मेरे सर में या मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा था, लेकिन एक अजीब सा सुकून था जो मुझे महसूस हो रहा था, क्योंकि ज़िंदगी में पहली दफ़ा कोई ऐसा शख्स था जो मेरे करीब मौजूद था, जो अपने हाथ को प्यार से, मोहब्बत से मेरे सर के ऊपर फेर रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि कोई अपना है जो मेरे सरहाने बैठा हुआ है। खैर, मैं आधी नींद में थी, आधी जाग रही थी, तो एकदम से जब मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया कि आखिर कौन है जो मेरे सरहाने बैठा हुआ है, मैं एक दफ़ा देख तो लूं। और ये सोच के जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली और अपने लेफ्ट साइड पे देखा, तो मैंने देखा कि एक औरत है जिसके बड़े लंबे घने बाल हैं। उसके चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि उसका चेहरा बड़ा ही पुरनूर चेहरा है। एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे मौजूद है और वो मुसलसल मेरे बालों के अंदर अपने हाथ फेर रही है। अब जैसे ही मैंने इस औरत को देखा तो मैं एकदम से चौंक गई, या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं एकदम से डर गई। मैं सोच रही थी कि आखिर ये कौन औरत है जो मेरे सरहाने, मेरे इतने करीब, मेरे कमरे के अंदर आ चुकी है। खैर, मैं एकदम से पीछे हटी, तो जैसे ही मैं पीछे हटी तो वो जो औरत थी वो मुस्कुराने लगी और मुस्कुरा के मेरा नाम लेके कहने लगी कि डरो नहीं बुशरा, आंखें बंद करो और सो जाओ, मैं तुम्हारे सर में मालिश कर रही हूं। यह सुनने के बाद एकदम से जो मेरा खौफ था वो ज़ाइल हो गया और ऐसा लगा कि जैसे मैं बेख्तियार हो चुकी हूं। मैंने फौरन से अपनी आंखें बंद की और दोबारा से मुझे सुकून का एहसास होने लगा। खैर, जैसे ही मैंने आंखें बंद की तो जब मेरी आंख खुली तो सुबह के तकरीबन 8 या 8:30 बजे का टाइम था। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई और ये जो नींद थी बड़ी ही पुरसुकून नींद थी। जब मैं सुबह उठने के बाद मैं वॉशरूम गई, वहां जाके फ्रेश हुई, तो एकदम से मुझे याद आया कि कोई ना कोई रात को मेरे सरहाने, मेरे करीब बैठा हुआ था और वो जो भी था उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा नूर मौजूद था और ऐसा लग रहा था कि कोई अपना सा है जो मेरे बहुत ही करीब बैठा हुआ है। लेकिन भला ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि मैं उस औरत को ना ही जानती थी, ना इससे पहले मैंने उस औरत को कभी देखा था। अब मैं सोचने लगी कि शायद ये मेरा ख्वाब था, यह हो सकता है मेरा वहम हो। काफ़ी देर तक अपने आप को समझाने के बाद मैंने यही फैसला किया
कि मैंने जो कुछ देखा था वो महज ख्वाब था, लेकिन ये जो भी ख्वाब था बड़ा ही हसीन ख्वाब था, और काश ये जो ख्वाब था ये कभी हकीकत हो सके। खैर, इसी तरह मेरी ज़िंदगी मज़ीद गुजरती चली गई, और अक्सर ऐसा होता कि जब मैं टफ़ टाइम में होती या मैं मुश्किलात का शिकार होती, तो वही औरत, वही खातून अक्सर रात के औकात में मुझे अपने बराबर बैठी हुई महसूस होती, और ना सिर्फ महसूस होती, हमेशा वो आके मुझे हौसला देती, मेरे सर पे अपना हाथ फेरती, और जब मैं सुबह उठती तो मुझे ऐसा लगता कि शायद ये मेरा ख्वाब है या मेरा वहम है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे मेरे अंदर जो मायूसी थी वो ख़त्म होती चली जा रही थी, और अब मुझे ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता करके प्यार होने लगा था। इसी तरह तकरीबन 5 या 6 साल मज़ीद गुजर गए, और एक दफ़ा रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे की बात है, कराची के अंदर शदीद बारिश हो रही थी। मैं अपने रूम से बाहर की तरफ, यानी जहाँ पे पार्क मौजूद था, उस तरफ झांक रही थी। मेरे जो कज़न्स हैं वो अपनी माँ के हमरा, यानी मेरी चच्ची के हमरा छत पे जाके एंजॉय कर रहे थे। मैं भी सोच रही थी कि काश मेरी माँ भी जिंदा होती तो मैं भी अपनी माँ के हमरा बारिश में जाती, एंजॉय करती, और इन्हीं की तरह मैं भी मस्तियाँ करती। इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र पार्क के अंदर मौजूद थी तो मैंने देखा कि सामने जहाँ पे बेंच लगी हुई है, उस बेंच के ऊपर वही औरत, वही लेडी बैठी हुई हैं जो अक्सर रात के औकात में मुझे अपने करीब महसूस होती हैं, या शायद वाकई में वो रात के औकात में मेरे पास आया करती हैं। वो दूर से ही मुझे देख के मुस्कुरा रही हैं, जैसे कि वो मुझे कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बहुत ही करीब मौजूद हूँ। अब जब मैंने उन औरत को या उन लेडी को पार्क के अंदर बैठे हुए देखा तो मैंने अपने मुंह पे दोबारा से हाथ मारा और अपने आप को जगाने की या होश में लाने की कोशिश करने लगी। मुझे एहसास हुआ कि ये हकीकत है, वाकई में मेरे सामने उस पार्क के अंदर बेंच पे वही औरत बैठी हुई है जिनको अक्सर रात के औकात में मैं अपने करीब या अपने साथ महसूस करती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये कौन खातून थी, लेकिन मुसलसल मेरे ख्वाबों में आना, मेरे करीब मौजूद होना या मुझे नज़र आना, ये इनका तकरीबन रोज़ का ही मामूल बन चुका था। इसी तरह मेरी कुछ मज़ीद ज़िंदगी गुजरी और कुछ अभी गुजर रही है। अब मेरी शादी की उम्र भी आहिस्ता आहिस्ता करके ढलती चली जा रही है, और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद मेरी शादी नहीं हो सकेगी, क्योंकि जब भी कोई रिश्ता आता है तो मेरी चच्ची उस रिश्ते के अंदर कोई ना कोई ऐब निकाल देती हैं। अब जितने भी घर के काम हैं वो सारे के सारे काम मैं खुद किया करती हूँ, और शायद इसी वजह से वो नहीं चाहती कि उनको घर के अंदर बैठे बिठाए जो मासी मिल चुकी है ये उसकी शादी करवाएं। आज भी वो औरत, वो खातून मुझे अक्सर रात में हौसला देने के लिए मेरे करीब आके बैठ जाती हैं, और मुझे आज तक ये पता नहीं चल सका कि वो कौन औरत है, मेरा उनके साथ क्या ताल्लुक़ है, और वो मुझे हौसला देने के लिए क्यों आया करती हैं। लेकिन कम से कम उनके आने से मुझे अल्लाह की ज़ात से इतनी उम्मीद तो है कि कभी ना कभी कोई ना कोई दिन मेरा भी आएगा, और मेरी ज़िंदगी में जितने भी गम मौजूद हैं या जो भी दुख हैं
वो सारे के सारे एकदम से खुशियों के अंदर तब्दील हो जाएंगे। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो एक सच्ची कहानी थी जो मैंने आपसे शेयर की है, ये आपको यकीनन पसंद आई होगी। अक्सर आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह की बातें हुआ करती हैं जिन बातों की आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ करती। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके लिए, हम सब के लिए, आप सब के लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए आसानियाँ फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे और हम सबको खुशियाँ नसीब फरमाए। अगले अपलोड तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।